कम टू जेनिक। तो एक फ्रेम्ड क्वेश्चन मैंने और लिया है अनबाईपास रेसिस्टर आरई के केस में, एसी मॉडल में जो अनबाईपास रहता है। पिछले लेक्चर में उसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो दिस इज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एंड मोस्टली वी यूज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, है ना, ज्यादातर जगह यूज करते हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बिकॉज इट्स वोल्टेज एंड करंट गेन बोथ आर ग्रेटर देन 1। हम दोनों का गेन एक से ज्यादा रख सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम यूज होता है। एंड व्हाइल इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर, जो कि मैं यहां अभी नहीं कवर कर रहा हूं, आप अपने खुद से पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉमन इमिटर से आता है, तो मैं यही कवर कर रहा हूं क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है वो नियर यूनिटी होता है एंड स्लाइटली लेस देन यूनिटी, एंड करंट गेन इज वेरी वेरी हाई। व्हाइल इन केस ऑफ कॉमन बेस द करंट गेन इज नियर यूनिटी व्हाइल वोल्टेज गेन इज वेरी वेरी हाई। तो वन ऑफ द गेन इज वेरी स्मॉल और लेस देन 1। तो गेन का मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम है तो वो गेन मतलब क्या है, आपके काम का नहीं है, आपके एम्पलीफिकेशन के पर्पज का उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कहीं यूज नहीं होते हैं, वो अलग पर्पसेस के लिए वो एम्पलीफायर्स यूज होते हैं। लेकिन एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए आपको पावर बढ़ानी है किसी चीज की, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्पलीफायर इज दिस कॉमन इमिटर बिकॉज हियर द करंट गेन एज वेल एज वोल्टेज गेन इज ग्रेटर देन 1। यू कैन चूज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, माइनस साइन तो केवल इन्वर्जन करता है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड ये दो पार्ट तो आप इजीली कर लोगे। दिस क्वेश्चन इज थोड़ा सा ट्रिकी, इस तरह का क्वेश्चन इस पे बन सकता है, इसी क्वेश्चन पे, है ना। तो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसको आप ट्राई करिए तो यहां से आपको सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पढ़ेंगे मिलर इफेक्ट। मिलर इफेक्ट को कैसे डील करते हैं जब बेस और कलेक्टर के बीच में हम डाल देंगे एक रेजिस्टेंस, तो हाउ टू डील दैट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एसी मॉडलिंग, हम कैसे डील करेंगे उस इफेक्ट को, वो हम सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। खुद से बनाइए, उसके बाद देखते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, गेट में इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आते हैं। फॉर गिवन ट्रांजिस्टर द गेन बीटा इज वेरी वेरी हाई। As soon as this beta is very very high, आप क्या कह सकते हो, IB in case of DC ऑपरेटिंग पॉइंट जब फाइंड आउट करते हैं DC एनालिसिस में, दिस कैपिटल IB is tending to 0 and for the AC parameter R pi is tending to infinite. VCC supply voltage is chosen such that the transistor is working in active region. यहां देखो VCC की वैल्यू गिवन नहीं है, VCC को हमने इस तरह से चूज किया है कि ये DC ऑपरेटिंग पॉइंट जो इसका कहां लाई कर रहा है, एक्टिव रीजन में, है ना। तो एक्टिव रीजन में लाई कर रहा है, यहां बीटा हाई है तो IB टेंड्स टू 0 and IC is equal to I हो जाएगा and this will give rise to R pi tends to infinity। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। और बीटा इज वेरी वेरी हाई है तो अनबाईपास रेजिस्टर आरई का केस होगा। जब अनबाईपास रेजिस्टर आरई मतलब अगर आरई प्रेजेंट है इन केस ऑफ एसी मॉडल, और यहां बाईपास कैपेसिटर अगर आपने नहीं लगाया तो आरई प्रेजेंट होगा एसी मॉडल में, तो इसी केस को कहते हैं अनबाईपास रेजिस्टर आरई का केस, है ना। तब बीटा अगर वेरी वेरी हाई हो तो अप्रोक्सीमेट गेन मैंने लिखना सिखाया था, V0/VV या V0/VI तक कैसे पहुंचेंगे ये मैंने बताया था। अब ध्यान से देखो, द इनपुट रेजिस्टेंस Ri दिखाया है, कौन सा Ri पूछा है, द वोल्टेज गेन V0/Vi क्या होगा, यही दोनों चीजें पूछी हैं। पहले ये दोनों चीजें निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। इफ Ri इज इंक्रीज फ्रॉम गिवन वैल्यू, Ri 0.5 किलो ओम दिया है, अब Ri को 0.5 किलो ओम से बढ़ा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, कह रहा है AV विल डिक्रीज एंड Ri विल इंक्रीज, AV विल इंक्रीज एंड Ri विल इंक्रीज, AV विल डिक्रीज एंड Ri विल डिक्रीज एंड AV विल डिक्रीज एंड Ri कांस्टेंट, है ना। तो इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि क्या होगा, ध्यान से देखना। अब देखो, देखते हैं ध्यान से, मैं एसी मॉडल पूरी तरह से बना नहीं रहा हूं। सबसे पहले मैं ये निकालता हूं, अगर ध्यान से देखो, ये और ये निकाल दूंगा अभी। पहले सबसे Ri निकालते हैं। ये देखो शॉर्टेड होगा, एसी मॉडल दिमाग में अज्यूम करो, ये क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाना चाहिए बिना मॉडलिंग ड्रॉ किए। मैं बिना मॉडल ड्रॉ किए करूंगा। मेनली इस क्वेश्चन को देने का पर्पस है ये वाली एनालिसिस करना। कई बार कुछ चीजें आप दिमाग में फीड कर लेते हो और वो बाय डिफॉल्ट हर केस में अप्लाई कर देते हो, तो कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो। तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये दोनों चीजें निकालने से ज्यादा इस क्वेश्चन पे फोकस करना है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पे फोकस करना है ताकि आप जो कुछ चीजें प्रीज्यूम कर लेते हो उसको ध्यान रखा करो कि वो कब आएंगी वो प्रीज्यूम चीजें और कब नहीं आएंगी, है ना। तो देखते हैं ध्यान से। अब जब एसी मॉडल बनाओगे तो बेस और ग्राउंड के बीच में एक आरबी आएगा,
बेस और इमिटर के बीच में एक आर पाई रेजिस्टेंस आएगा जो कि इंफिनिटी होगा, बीटा इज वेरी वेरी हाई, और इमिटर और ग्राउंड के बीच में आएगा आर ई। अब देखो जब अगर मैं यहां से आर आई डैश देखूंगा, आर आई डैश क्या होगा, बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, वो बाय डिफॉल्ट दिखता है आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर ई। इफ आर ई इज प्रेजेंट बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड, आर ई प्रेजेंट होगा एसी मॉडल में, देखो इमिटर और ग्राउंड के बीच में आर ई प्रेजेंट है ना, और आर पाई होता है उसकी वैल्यू अगर आर ई प्रेजेंट नहीं है, इमिटर ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब आर आई डैश बेस और ग्राउंड के बीच में नेट इनपुट रेजिस्टेंस आर आई डैश कितना दिखेगा, आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर ई, और आर पाई टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बीटा प्लस 1 आर ई, बीटा भी टेंडिंग टू इंफिनिटी है, आर ई तो फाइनाइट है, तो इंफिनिटी इंटू फाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट दिखेगा। ठीक है, अब आप पीछे आओगे तो बेस और ग्राउंड के बीच में एसी मॉडल में कनेक्ट होगा क्या, आरबी रेजिस्टेंस 430 किलो ओम, बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होगा, बेस और जब वीसीसी को ग्राउंड करोगे तो बेस। तो अब आर आई यहीं से बताना, मतलब इस टर्मिनल, मतलब बेस टर्मिनल, ये बेस ही तो है, ये बेस ही तो है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, तो इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक लगा है 430, और इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में बाकी राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, इंफिनिटी। तो आर आई क्या होगा, 430 पैरेलल विद क्या, आर आई डैश दैट इज इंफिनिटी, तो आर आई एक तरह से क्या होगा, आर आई डैश पैरेलल विद आरबी होगा कि नहीं। इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आरबी रेजिस्टेंस लगा है, जिस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर आई डैश विच इज इंफिनिटी। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, आरबी पैरेलल इतना, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, आरबी के बराबर हो जाएगा इस केस में आर आई। ठीक है ना, आर आई, क्योंकि आर आई डैश क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के साथ किसी का पैरेलल आरबी हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट गेन एवी कितना होता है, एवी डैश किसको कहते हैं, एवी डैश किसको कहते हैं, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में जो आउटपुट, उस एवी डैश क्या कहते हैं, वी नॉट अपान वीबी के रेशियो को कहते हैं, जहां वी नॉट क्या होता है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लिया गया आउटपुट वी नॉट। अब देखो ये जब मॉडल बनाएंगे तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा आरसी, और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक आएगा आरएल, और यही कलेक्टर से हम क्या ले रहे हैं आउटपुट, तो कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं, मतलब क्या, कलेक्टर नोड से आउटपुट ले रहे हैं, तो नोड का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रेफरेंस में होता है, तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही ये वोल्टेज वी नॉट है। तो जो आपके क्वेश्चन में वी नॉट है और जो आप एवी डैश में वी नॉट मानते हो, दोनों सेम है। और ये वी नॉट किसके क्रॉस वोल्टेज है, यही वी नॉट वोल्टेज है या तो आरएल के क्रॉस, या यही वोल्टेज है या तो आरसी के क्रॉस। आरसी और आरएल पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इन्हीं दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नॉट है, और ये वोल्टेज है कितना है के बिटवीन कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में। ठीक है ना, और वीबी क्या होता है, बेस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही वीबी है, यही बेस टर्मिनल है जब एसी मॉडल में, बेस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर ये VI है माइनस प्लस, तो ये माइनस इन ग्राउंड पे है तो प्लस इन VI पे हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बेस नोड का जो वोल्टेज है VB दैट इज सेम एज VI। मैंने बताया था अगर RS प्रेजेंट ना हो तो VI और VB सेम है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं V नॉट अपान VI, जो मुझे फाइंड आउट करना है ना। और ये होता क्या है, V नॉट अपान VB की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर बीटा इज वेरी वेरी हाई तो V नॉट अपान VB की वैल्यू क्या होती है, अगर आपका अनबाईपास रजिस्टर RE का केस है, मतलब एसी मॉडल में रजिस्टर RE बाईपास नहीं हुआ है, तो इस सर्किट में के केस में V नॉट अपान VB की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, V नॉट अपान VB, और यहां VB इज इक्वल टू VI है, तो V नॉट अपान VI की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड इन केस ऑफ एसी मॉडल क्या होगा, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RC, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RL। नेट रेजिस्टेंस माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि कॉमन एमिटर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड दैट इज RC पैरेलल RL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड दैट इज RE, है ना, इसी को RE कहते हैं। तो अप्रोक्सीमेट गेन यही AV है जो AV डैश है, कितना हो जाएगा, RC पैरेलल RL कितना होगा, 8 into 42 डिवाइडेड बाय 50, 8 into 42 R1 R2 अपान 50 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टी एंड नीचे डिवाइडेड बाई RE है, और RE की वैल्यू कितना है 0.5, तो ये हो गया 8 into 42 डिवाइडेड बाई क्या 25 माइनस साइन के साथ, तो 8 into 42 8 दूना 16 8 चौक को 32 से 33 है ना, डिवाइडेड बाई 25 ये आएगा माइनस 25 1 25 8 33 86 25 3 75 75, इसको डिवाइड कर लेते हैं यार, कैलसी होती है एग्जाम में, है ना, ऐसे निकालेंगे थोड़ा सिंपल रहता तो ठीक था, वे सिंपल नहीं है तो निकाल लेते हैं, कितना आएगा 336
336 डिवाइडेड बाई 25, 13.44 ये गेन आ गया, माइनस इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 13.444, और किलो ओम में रेजिस्टेंस कितना आ गया, आरबी के बराबर है, आरबी इज नथिंग बट 430, तो यहाँ 430 बढ़ा जाएगा। जब भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आए, कोई यूनिट वाली चीज है, V0/VI तो यूनिटलेस चीज है, ये गेन है, ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा किलो ओम इसमें होता है। तो जब भी भरने जाओ, आपका आंसर किस यूनिट में आया और पूछा किस यूनिट में, इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो, है ना। अगर यही ओम में पूछता तो यहाँ कितना भरना पड़ता, 4,30,000, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाता किससे 1000 से, क्योंकि किलो ओम में आया आपका आंसर 430, ओम में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ओम में रहता तो 4,30,000 भरना पड़ता। और ये गलतियां छोटी छोटी आप एग्जाम में करते हो सब कुछ आने के बाद भी। तो ये आपका आंसर है, अप्रॉक्सीमेट गेन इस तरह से निकाल देंगे। तो कई बार ये बीसीसी गिवन नहीं होगा तो आप सोचोगे यार बीसीसी नहीं गिवन है तो आईसी नहीं निकाल पाऊंगा, आईसी नहीं निकाल पाऊंगा तो आर पाई नहीं निकाल पाऊंगा, आर पाई नहीं निकाल पाऊंगा तो जी और जीएम नहीं निकाल पाऊंगा, तो फिर मॉडल कैसे बनाऊंगा, मॉडल बनाए बिना अप्रॉक्सीमेट आंसर कैसे निकालूंगा। तो ये सारी चीजें करने आनी चाहिए। और जब यहाँ आरएस नहीं होता है तो वीवी और वीआई सेम होते हैं, तो V0/VV विल बी सेम एज V0/VI, और उसकी अप्रॉक्सीमेट गेन की वैल्यू लिखने हमें आता है, सीधे सीधे आंसर बिना मॉडल ड्रॉ किए मैं लिख रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको सिखाना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन ये क्वेश्चन है जो जल्दबाजी में कई बार आप गलती कर सकते हो। बीटा वेरी वेरी हाई वाली चीज ना बड़ी क्रिटिकल है, अगर इसको ढंग से डील नहीं किया ना तो कुछ चीजें जो प्री अज्यूम करके आप दिमाग में बैठाए हो उसकी वजह से गलती हो जाएगी। अब देखो, अगर आरई को मैं बढ़ाऊंगा तो अप्रॉक्सीमेट गेन क्या है, आरसी पैरेलल आरएल डिवाइडेड बाय आरई, तो डेफिनेटली एबी क्या होगा, घटेगा। घटने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। अब ये मत कह देना कि आरई को मैंने बढ़ा दिया तो ये -13 से मान लो -12.4 आ गया, तो आप कहोगे सर -12 तो -13 से ज्यादा है, तो ये घटा कहां। हम जब यहां गेन की बात कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमेशा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एबी क्या हुआ, एबी का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। अगर हम आरई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, -12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और उसका मॉड 12 के आसपास होगा, जबकि 13.44 का मॉड 13 के आसपास है ना। तो एबी तो घटेगा फॉर श्योर। तो जिन जिन आंसर में एबी बढ़ा है वो तो नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन तो नहीं है, ए सी एंड डी। अब आरआई क्या है, आरआई देखो, अगर यहां पे आर पाई इंफिनिटी नहीं होता तो आरआई डैश की कुछ वैल्यू होती, फाइनाइट वैल्यू। आरआई डैश की क्या होती, कुछ फाइनाइट वैल्यू होती, और वो कितने के बराबर होती, आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई, है ना, आरआई डैश। अगर बीटा बहुत हाई नहीं होता तो आर पाई टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं होता, और ये आरआई डैश आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई के बराबर होता। बीटा भी फाइनाइट है ना, बीटा अगर फाइनाइट है तभी तो आर पाई फाइनाइट आता, आर पाई फाइनाइट आता तो आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई ये भी फाइनाइट आता, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस आता। जैसे बीटा 100 ले लेता, 150 ले लेता, कोई वेरी वेरी हाई का मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी ही लेना, 150 200 ये फाइनाइट वैल्यूज हैं। उस केस में आर आई डैश आपका क्या आता, कोई फाइनाइट, आर पाई एक फाइनाइट वैल्यू होती, कुछ 1 किलो ओम 2 किलो ओम 3 किलो ओम, बीटा 100 या 200 या 200 इनटू आरई करते तो आरई की वैल्यू फाइनाइट है, तो ये एक फाइनाइट रेजिस्टेंस आता। और हमारा जो आर आई फिर आता है, आर आई जो इस क्वेश्चन में है क्या आता, आरबी पैरेलल आर आई डैश आता, तब भी तो यही आता, क्योंकि पूरे सर्किट को राइट हाफ का हटा के बेस और ग्राउंड के बीच में आरआई डैश कनेक्ट कर देते, और बेस और ग्राउंड के बीच में एक आरबी लगा हुआ है, तो जब यहां से देखते तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरबी दिखता है, एक आरआई डैश, तो पैरेलल में आता। और अब देखो आरआई डैश फिर क्या होता उस समय, आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई, है ना। तो जैसे आप आरई बढ़ाते, आरई आप बढ़ाते तो आर आई डैश क्या होता, बढ़ता, आर आई डैश क्या होता, बढ़ता, आर आई डैश बढ़ता तो पैरेलल में आरबी तो फिक्स है, तो आर आई डैश बढ़ेगा। जैसे मैं कहूं 2 किलो ओम पैरेलल विद 2 किलो ओम 1 किलो ओम आया, एक रेजिस्टेंस को मैं फिक्स रखूं और एक को बढ़ा दूं, लेट से 2 किलो ओम पैरेलल विद 3 किलो ओम, 2 3 6/5, ये कितना आ गया 1.2 किलो ओम, बढ़ गया कि नहीं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आर आई डैश पैरेलल आरबी का है, अगर आर आई बढ़ता, आर आई डैश बढ़ता आरई बढ़ाने से, तो ये आर आई डैश पैरेलल आरबी भी बढ़ता, और तब कहते कि आर आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहां ध्यान से दो, जैसे बीटा इनफाइनाइट हुआ आर आई डैश क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि आर पाई इनफाइनाइट हो गया और बीटा तो इनफाइनाइट है ही, तो ये समेशन इनफाइनाइट हो गया। अब आपका आर आई क्या है, आर आई डैश पैरेलल आरबी है, और ये
ये केवल कितने के बराबर है, आरबी के बराबर है। तो अगर आरई आप फर्दर 0.5 किलो ओम से 1 किलो ओम कर भी दोगे, अगर आर पाई इंफिनिटी है, बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो आर आई डैश इंफिनिटी ही आएगा। 0.5 से 1 किलो ओम कर भी दिया, आर आई डैश जब इंफिनिटी आएगा तो आर आई डैश पैरेलल आरबी कितना आएगा, आरबी ही आएगा। तो आर आई बढ़ा घटा कि कांस्टेंट रहा। ऐसे तो दिख रहा था, आपने रटा था कि आर ई बढ़ाने पे वोल्टेज गेन तो घटेगा लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो केस तभी तक वैलिड था जब बीटा फाइनाइट वैल्यू कोई होता, 50, 100, 200, 300, जो भी वैल्यू आप लिख सकते हो वो फाइनाइट है। हाई है मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उस केस में आर ई बढ़ाने पे, अगर बीटा फाइनाइट होता तो आर ई बढ़ाने पे इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ता, आर ई घटाने पे इनपुट रेजिस्टेंस घटता। ये केस हमने देखा था। लेकिन बीटा इज वेरी वेरी हाई होके आर ई बढ़ाने पे भी आर आई क्या है, अगर आप देखो यहां से आर आई देखो, आर आई क्या है, कांस्टेंट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, तो बीटा वेरी वेरी हाई ना, इसको स्पेशल मार्क कर दो। और इसी वाले खासकर यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कैसे डील करना है, किस क्वेश्चन में आपको आना चाहिए, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को यहीं पे इंड अप करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखो आप, लेकिन इसका पूरा मॉडल बनाना, पूरे मॉडल बना के ये सारे आंसर निकालने की कोशिश करना है। अप्रॉक्सीमेट गेन कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, है ना। आर पाई को इन्फिनिटी तो मान ही सकते हो, जीएम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अप्रोक्सीमेशन करना तो आपको यही आंसर आएगा सारे, है ना, अप्रोक्सीमेटली यही। फिर इसकी एनालिसिस हमने कर दी, कैसे क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए कुछ चीजें कब कब वैलिड हैं, कब वो थोड़ा सा डेविएट कर जाएंगी, उस चीज को समझना आपको क्वेश्चन के थ्रू ही है। बुक में लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। तो उसको एनालाइज करना थ्रू क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। और यही सब जल्दबाजी में गलत करते हो। बहुत लोग ए आंसर टिक करके आएंगे कि आर ई बढ़ाने पे ए भी नॉर्मली घटता है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक बढ़ने से घटेगा, और इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है आरई बढ़ाने पे, सबने पढ़ा है, आरई घटाने पे इनपुट रेजिस्टेंस घटता है, सबने पढ़ा है। तो बहुत लोग ये आंसर टिक करके आएंगे, लेकिन ये क्या है, गलत। करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, एंड वेयर बीटा इज गिवन एज वेरी वेरी हाई। क्योंकि अभी तक जो केसेस हमने लिए थे आरई वाले बढ़ने घटने का, तो उसमें बीटा इज अ फाइनाइट वैल्यू, है ना, तब ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलर थ्योरम के डिस्कशन के साथ, है ना। मिलर थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, और उस केस में वहां पे फिर से एक अप्रॉक्सीमेट चीज याद करेंगे, अप्रॉक्सीमेट गेन की वैल्यू का फार्मूला याद करेंगे, और उस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका, जैसे ये वाला अप्रॉक्सीमेट गेन का फार्मूला, और कैसे लगाना है वो प्रैक्टिस से सीख जाओगे जब इन्हीं क्वेश्चन को। लेकिन जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं, सारे क्वेश्चन को खुद ही लेके पूरा मॉडल बना के, जो मैंने शुरू से सिखाया है, कोशिश किया करो। फिर जो जो चीजें मैं कहता हूं ना, यहाँ डायरेक्टली ये कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली उनको रिलेट किया करो, ये दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप भी डायरेक्टली करने लगोगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।